Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shoaib, visiting lecturer, Department of CSIT, the University of Agriculture, Peshawar. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में। जितनी भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस है उसको हम दो तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक को हम नाम देते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरे को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। और सम ऑफ प्रोडक्ट को हम शॉर्टली एसओपी बोलते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम को हम जो है शॉर्टली पीओएस बोलते हैं। तो दोनों जो है हमारे पास दोनों फॉर्म हम सिंपली इसके लिए यूज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इससे मीन जो भी हम कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं या जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लॉजिकल डिजाइन होते हैं उसमें हम इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और ध्यान में रखें कि जो हमारे पास पीओएस हो या एसओपी हो, इसमें जितने भी वेरिएबल्स आते हैं वो हमारे पास कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, तो एक बात का ख्याल रखें स्टूडेंट्स कि हम जितने भी वेरिएबल्स आते हैं उसको हम ओवरऑल उसके ऊपर बार नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स है ए बी एंड सी, तो हम सेपरेटली हर एक भी कम्प्लीमेंट ले सकते हैं। मींस ए कम्प्लीमेंट हम ले सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट ले सकते हैं, बी कम्प्लीमेंट ले सकते हैं, सी कम्प्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कम्प्लीमेंट नहीं ले सकते। मींस के ए बी सी होल कम्प्लीमेंट हम नहीं ले सकते, ठीक है, वो एसओपी हो या पीओएस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन बोथ फॉर्म्स एन ओवर बार कैन नॉट एक्सटेंड ओवर मोर देन वन वेरिएबल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि एन एक्सप्रेशन एसओपी हम किस तरह लिखते हैं कि एन एक्सप्रेशन इज इन एसओपी, वो एक्सप्रेशन हमारे पास एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम देखें नाम ही से जाहिर सम ऑफ प्रोडक्ट कि कुछ प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उसको हमने सम करना होगा, कुछ प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उसको हमने क्या करना है, सम करना है। सो लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन इज इन एसओपी फॉर्म व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट टर्म्स आर सम्ड इज इन द फॉलोइंग एग्जांपल, कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो एसओपी फॉर्म में होंगे अगर हम क्या करते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट टर्म्स को, अगर 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, एसओपी फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अब ये तीनों जो है एंडेड है और यहाँ पे हमारे पास ए बी है, तो ये दो प्रोडक्ट टर्म्स है और उसको हमने क्या किया हुआ है, सम किया हुआ है। तो मींस सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, सो अगेन ए बी सी कम्प्लीमेंट ये एक प्रोडक्ट टर्म है, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट दूसरा प्रोडक्ट टर्म है और उसको फिर हमने क्या किया हुआ है, सम किया, तो मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सी डी और यहाँ पे ई कम्प्लीमेंट है, तो ये दो हमारे पास टर्म्स है उसको हमने क्या किया हुआ है, सम किया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने बात की थी कि इन बोथ फॉर्म्स एन ओवर बार कैन नॉट एक्सटेंड ओवर मोर देन वन वेरिएबल। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए पे कम्प्लीमेंट आया है लेकिन सेपरेट है, बी पे सेपरेट कम्प्लीमेंट आया है, सी पे सेपरेट कम्प्लीमेंट आया है, लेकिन इन तीनों पे कंबाइन हम कम्प्लीमेंट नहीं ले सकते। कि अगर हमारे पास आ जाए कि ए बी सी होल कम्प्लीमेंट, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, ना तो एसओपी में हमारे पास पॉसिबल है और ना पीओएस फॉर्म में हमारे पास इस किस्म की जो है 12 हम ले सकते हैं। सेपरेटली हम किसी भी वेरिएबल पे 12 या जो कम्प्लीमेंट है हम ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पीओएस से फिर क्या होगा, उसका नाम ही से जाहिर है, यहाँ पे जो हमारे पास पीओएस उसकी एब्रिविएशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम मींस कि अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 सम टर्म्स हो और उसको हम प्रोडक्ट कर लें, मींस उसको हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो उस फॉर्म को हम फिर क्या नाम दे दें, प्रोडक्ट ऑफ सम। सो एन एक्सप्रेशन इज इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म व्हेन 2 और मोर सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सम टर्म्स हो और उसको हम मल्टीप्लाई कर लें, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी, तो ये एक सम टर्म हुआ, a कम्प्लीमेंट प्लस सी ये दूसरा सम टर्म हुआ, और इन दोनों को फिर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, मींस प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट लिया है। तो क्या हुआ, सम, और यहाँ पे भी सम टर्म्स है और यहाँ पे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड एग्जांपल में कि a प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, ये एक सम टर्म हो गया और एक हमारे पास b प्लस सी ये दूसरा सम टर्म हो गया। अब दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मींस प्रोडक्ट लिया है, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास a कम्प्लीमेंट प्लस b एक सम टर्म हो गया और दूसरा c हमारे पास, दोनों को फिर हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, मींस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास अगेन प्रोडक्ट ऑफ सम।
यहाँ पे अगर देखें तो पहले मल्टीप्लाई हो चुकी है, उसके बाद सम है। तीनों केसेस में अगर हम देखें, पहले हमारे पास मल्टीप्लाई है दोनों और उसको फिर हमने सम किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास पहले से सम है और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और उसको फिर हम नाम देते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। अब जो है हम दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं कि एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास किस तरह होगा और प्रोडक्ट पीओएस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होगा। सो स्टूडेंट, एसओपी इन एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म एवरी वेरिएबल इन द डोमेन मस्ट अपीयर इन ईच टर्म, कि जितने भी वेरिएबल है किसी भी डोमेन में वो तमाम के तमाम हर एक टर्म में होना चाहिए। अब डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन कहते हैं कि डोमेन इज द सेट ऑफ वेरिएबल, डोमेन इज द सेट ऑफ वेरिएबल कंटेन्ड इन एक्सप्रेशन इन आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मींस डोमेन जो हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, या तो वो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल सेट है, सेट ऑफ वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल एक में हमारे पास है ए बी और दूसरे में हमारे पास ए बी सी, तो अगर हम देखें तो ए बी में हमारे पास सी क्या है, वो नहीं है, मिसिंग है, तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जरूरी है कि दोनों टर्म्स में जो है वेरिएबल क्या हो, सेम हो। अगर एक में ए बी सी है तो दूसरे में भी ए बी सी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो ए बी सी हो और वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो, लेकिन वेरिएबल तीनों में एक जैसे होनी चाहिए। जितने भी टर्म्स हो सब में वेरिएबल जो है वो सेम होनी चाहिए। अब जो इसको हम किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, या जो अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो उसको हम किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि यू कैन एक्सटेंड अ नॉन स्टैंडर्ड टर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय मल्टीप्लाई। ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने क्या करना होगा, उसके साथ प्रोडक्ट टर्म जो कंबाइन करने होंगे। तो यू कैन एक्सपेंड अ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द टर्म्स, बाय मल्टीप्लाइंग द टर्म्स, उन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें मिसिंग वेरिएबल्स हो, बाय अ टर्म कंसिस्टिंग ऑफ द सम ऑफ द मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। कि जो भी हमारे पास टर्म्स होंगे जिसमें कोई भी वेरिएबल जो मिसिंग हो, उसके हम उस वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या करेंगे, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि x इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c। सो अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो इसमें a b c 3 वेरिएबल्स हैं, a है, b है और c। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो a और b तो मौजूद है लेकिन c नहीं है, तो यहाँ पे तो c या तो c आएगा या उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, या तो c आएगा या उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो फिर जो है हमारे पास दोनों टर्म्स में वेरिएबल की तादाद जो है वो सेम हो जाएगी और वेरिएबल भी सेम हो जाएगी। मींस अगर यहाँ पे ए बी सी है तो इसमें भी ए बी सी वेरिएबल्स मस्ट होनी चाहिए, तब जो है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। अब इसको जो है हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो अगर हम देखें तो द फर्स्ट टर्म डज नॉट इंक्लूड द वेरिएबल सी, या तो हमारे पास फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल सी नहीं है, या तो सी आएगा या उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। मींस इस तरह भी आ सकता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, या इस तरह आ सकता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर दोनों केसेस को हम देखें तो दोनों में हमारे पास फिर तीन वेरिएबल्स जो है अवेलेबल होंगे। तो इस केस में हमारे पास अब जो यहाँ पे गिवन है, जनरल फॉर्म गिवन है, तो इसमें हमारे पास सी जो है वो क्या है, मिसिंग है, तो इसको हमने इंक्लूड करना है। अब चूंकि हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसके साथ हमने क्या करना होगा, कोई से भी जो है दो, मींस अगर जो भी वेरिएबल हमारे पास मिसिंग होगा तो उसका वो वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसको पहले हम सम करेंगे और उसके बाद फिर हमने क्या करना होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मींस इस फॉर्म के साथ हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते हैं किस तरह करते हैं। द फर्स्ट टर्म डज नॉट इंक्लूड द वेरिएबल सी, देयरफॉर मल्टीप्लाई इट बाय द सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जिसके साथ भी हमारे पास है, जिसके पास जो हमारे पास सी क्या है, मिसिंग है, उसके साथ हमने क्या करना होगा, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज हमारे पास सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट किस चीज के बराबर है, 1। तो अगर किसी भी नंबर के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आएगा, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ हमारे पास ये जो फॉर्म है, जो जनरलाइज फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह उसको मल्टीप्लाई करते हैं देखते जाओ। यहाँ पे हमारे पास है x इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट अपने पास वो आ गए,
और अब देखिए यहाँ पे हमने c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा। जो भी मिसिंग टर्म होगा वो और उसका कॉम्प्लीमेंट हमने क्या करना होगा, पहले उसको सम करना है और उसके बाद हमने क्या करना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हमारे पास आ गया a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट n प्लस abc। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है अप्लाई करनी होगी और इस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट को हमने दोनों वेरिएबल के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जिस तरह हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और उसमें वो रूल्स अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि x इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, मींस हमने पहले a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट को c के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और फिर a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट को हम c कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस abc। अब अगर हम स्टूडेंट्स देखें इसको तो ये इनमें ईच टर्म में जितने भी टर्म्स यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए हैं और हर एक में वेरिएबल की तरह सेम है, या जो वेरिएबल्स आए हैं वो बिल्कुल क्या है हमारे पास सेम है, मींस इक्वल वेरिएबल्स आए हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ABC है, इस केस में भी ABC आए हुए हैं और इस केस में भी हमारे पास ABC आए हुए हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जनरलाइज फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस याद रखिए कि जो भी वेरिएबल हमारे पास मिसिंग होगा उसको हमने क्या करना होगा, उसको और उसके कॉम्प्लीमेंट को पहले हम और करेंगे, मींस सम करेंगे और उसके बाद जो है जिस टर्म में भी वो मिसिंग होगी उस टर्म के साथ हमने क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द कन्वर्जन मेथड ऑफ मींस किसी भी जनरलाइज फॉर्म को हम स्टैंडर्ड एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मेथड हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ सम, इसमें भी यही रूल्स हैं कि तब जो है हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा अगर ईच टर्म जितने भी टर्म्स इसमें होंगे उसमें तमाम वेरिएबल्स अवेलेबल हो। जिस तरह हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट में था वही केस हमारे पास यहाँ भी है कि एवरी वेरिएबल इन द डोमेन मस्ट अपीयर इन ईच सम टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, कि हर एक वेरिएबल जो है हर एक टर्म में होनी चाहिए। मींस अगर 3 वेरिएबल एक टर्म में तो बाकी में भी 3 होनी चाहिए, अगर एक में 4 वेरिएबल्स है तो बाकी में भी हमारे पास 4 वेरिएबल्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास सब में वेरिएबल्स की तादाद और जो है वेरिएबल वो सेम होंगे तब हमारे पास वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम जो है किसी कोई भी हमारे पास जनरलाइज फॉर्म होगा उसको फिर हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। So यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट देखें कि you can expand a non-standard POS means product of sum expression to standard form by adding the product of the missing variable and its complement। कि जब भी आप किसी भी जनरलाइज फॉर्म को उसको हम POS स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपने फिर क्या करना होगा, उस पहले वाले केस में हम मल्टीप्लाई करते थे, इस वाले केस में हम ऐड करेंगे। लेकिन वहां पे अगर आपको याद हो हमने पहले उसको सम कर देते वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट को पहले हम सम कर देते और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते। लेकिन इस केस में पहले हम उस वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके साथ सम करेंगे। तो थोड़ा सा जो है इसका इनवर्स है बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे a प्लस बी सी। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कि a प्लस बी आ जाएगा और a प्लस सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मींस a प्लस बी हमने ये रूल नंबर 12 जो है वो अप्लाई करनी होगी कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फिर रूल नंबर 12 को क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एग्जांपल का एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि कन्वर्ट x इज इक्वल टू जो कि हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस c टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक जनरलाइज फॉर्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ सम मींस POS स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे a मौजूद है, b अवेलेबल है लेकिन c नहीं है। इस केस में हमारे पास a अवेलेबल है, b और c, तो इसमें a b c तीनों है लेकिन यहाँ पे हमारे पास c अवेलेबल नहीं है। तो इस टर्म में भी हमने c को इंक्लूड करना होगा। तो किस तरह इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हमें ऑलरेडी उसका मेथड बताया गया है कि क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल मिसिंग है उस वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसके साथ जो जिस टर्म में ये मिसिंग है उसके साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सोल्यूशन है कि द फर्स्ट सम टर्म डज नॉट इंक्लूड द वेरिएबल सी। अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास वेरिएबल सी इंक्लूड
नहीं है। अब इसके साथ हमने वेरिएबल सी को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, और इसके लिए हमने रूल नंबर 12 को यूज करना है। तो किस तरह करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास सी है, तो पहले सी और उसके कॉम्प्लीमेंट को हम प्रोडक्ट करके मींस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके साथ हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो द फर्स्ट सम टर्म डज नॉट इंक्लूड द वेरिएबल सी, therefore 8c multiplied by c complement। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था कि वेरिएबल एंड कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो चूंकि हमारे पास मिसिंग टर्म क्या है, c है वेरिएबल, तो उसको हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसके साथ हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट, हम जब भी एडिशन करते हैं, अगर आपको याद है मैथमेटिक्स में हम एडिटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते थे, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर आप जीरो को किसी भी टर्म के साथ ऐड करते हैं तो उस टर्म पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं, मींस उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मस्ट जीरो के बराबर आता है। तो अगर आप जीरो को किसी भी टर्म के साथ ऐड करते हैं तो उस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास जो जनरलाइज फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस तरह करते हैं देखते चलो। यहाँ पे हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके साथ हमने क्या कर लिया कि सी मल्टीप्लाइड बाई सी कॉम्प्लीमेंट हम इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और a प्लस बी प्लस ये तो अपनी जगह पे आ गया। अब देखो इस तरह हमने किस तरह लिखना है इसको, कि यूजिंग रूल नंबर 12 हम किस तरह करेंगे कि पहले a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को c के साथ लिखेंगे, और फिर a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को c कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस c, और फिर a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी सिलेक्ट, हमारे पास इस केस में a जो है ये बराबर है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट के, और bc जो है उसकी जगह क्या आएगा हमारे पास c इंटू c कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में ये a b के साथ भी आया हुआ है, और फिर ये a जो हमारे पास c के साथ भी आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, तो ये a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c के साथ भी आएगा, और ये a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास c कॉम्प्लीमेंट के साथ भी आएगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास आ गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c मल्टीप्लाइड बाई a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ईच टर्म में सेम है, इक्वल जो है वो क्या हो गए, मींस सेम वेरिएबल्स जो है हर एक में अपीयर हो चुके हैं ईच टर्म में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ABC है, यहाँ पे भी ABC और इसमें भी ABC आया है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम है, क्योंकि यहाँ पे एक सम टर्म्स है, यहाँ पे सम टर्म्स है, यहाँ पे सम टर्म है, तो फिर तीनों को जो है यहाँ पे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। स्टूडेंट्स, अगर इसको हम इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसको हम फिर इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी वेरिएबल्स हैं ये तमाम आर हो चुके हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आर हो चुके हैं, यहाँ पे भी आर हो चुके हैं। सो यहाँ पे हम जो है और जितने भी वेरिएबल है पहले इसको हम आर करेंगे, और फिर हर एक की जो है आउटपुट, हर एक यहाँ पे मींस 3 जो है आर गेट आएंगे, इससे एक आर गेट आएगा, इससे दूसरा आर गेट आएगा, इससे तीसरा आर गेट आएगा। तो जितने भी आर गेट्स होंगे उन तमाम को फिर हमने क्या करना होगा, एंड करना होगा, बिकॉज यहाँ पे एंड हो चुका है, यहाँ पे एंड हो चुका है। प्रीवियस केस में हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले ये तीनों एंड हो चुके हैं, यहाँ भी एंड हो चुके हैं, यहाँ पे एंड हो चुके हैं, और उसके बाद फिर इसको हमने आर किया हुआ है। तो एक एंड गेट यहाँ से आ जाएगा, एक एंड गेट यहाँ से आ जाएगा, और एक एंड गेट यहाँ से आ जाएगा, मींस 3 एंड गेट होंगे, और उसको फिर हमने क्या करना होगा, आर करना होगा। ठीक है, तो इसको हम जस्ट आर गेट को यूज करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एसओपी को बना सकते हैं, मींस सम ऑफ प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम है उसके लिए हम जस्ट एंड गेट को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है कि किस तरह हम एसओपी और पीओएस फॉर्म को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देंगे, या बाइनरी में हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, याद रखें हमारे पास पहले हम एसओपी को देखते हैं, मींस सम ऑफ प्रोडक्ट को। तो एन एसओपी एक्सप्रेशन हमेशा याद रखें, सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में आउटपुट मस्ट 1 के बराबर होनी चाहिए। हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट में आउटपुट या रिजल्ट जो है हमारे पास 1 के बराबर होनी चाहिए, जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम में हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। सम ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास रिजल्ट जो है वैल्यू वो 1 के बराबर होगी, जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम में वही जो है रिजल्ट हमारे पास किस चीज के बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी है कि
एन एसओपी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, हमारे पास एक्सप्रेशन तभी 1 के बराबर होगा ओनली इफ 1 और मोर ऑफ द प्रोडक्ट इन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन जो है वो 1, इसमें 1 या मोर देन 1 जो है, या तमाम इस तरह भी हो सकते हैं कि वो अगर 1 के बराबर होंगे तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा 1। अब अगर हम देखें एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो उसमें हमने एक टर्म लिया हुआ है, एक टर्म हमने उठाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट अगर हम देखें इसको, अगर हमने आउटपुट पे 1 चाहिए, अगर हमें आउटपुट पे 1 चाहिए, मींस ये सम ऑफ प्रोडक्ट का आउटपुट हमेशा 1 आएगा, तो अगर मींस 1 आएगा, तो अगर आपने 1 चाहिए तो ईच टर्म का हाई होना जरूरी है, ईच टर्म का हाई होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है तो ए को तो हम डायरेक्ट 1 कर देंगे, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट को मींस 1, मींस अगर बी कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट 1 आ जाए तो हमने बी को क्या देनी होगी, 0 देनी होगी। बी को हमने क्या देनी होगी, 0, बिकॉज जब हम 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट 1 ले लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। सो इन बात का ख्याल रखना होगा कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट है इसमें जो कॉम्प्लीमेंट होंगे उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और विदाउट कॉम्प्लीमेंट मींस नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल जो होंगे उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे ए है तो इसकी जगह डायरेक्ट आ जाएगा 1, बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी जगह हमारे पास 0 आ जाएगा या 0 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास सी है तो डायरेक्ट हम 1 लिखते हैं, और फिर डी कॉम्प्लीमेंट तो उसके लिए हम जो है 0 कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इससे आ जाएगा 1, 0 कॉम्प्लीमेंट से 1 तो अगेन 1 आ जाएगा, और अगेन 0 कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1। तो सब जो है 1 आ गए हैं, और जब भी तमाम इनपुट्स ऑफ एंड गेट हाई हो तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, और एंड प्रोडक्ट जो है वो एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एंड गेट का आउटपुट तभी 1 होगा जब तमाम के तमाम इनपुट्स हमारे पास क्या हो, वो 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे तमाम इनपुट्स 1 आ गए तो आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट जब हम पीओएस को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो पीओएस का आउटपुट जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, 0 है। तो जो भी टर्म होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें आर गेट यूज हो रहा है, तो आर के लिए जो है आपको मालूम है कि अगर एक इनपुट भी हाई हो गया तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट पे 0 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास टर्म आएगा उसका ईच वेरिएबल जो है उसका आउटपुट 0 होना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसका भी 0 होना चाहिए, अगर जो है विदाउट कॉम्प्लीमेंट है मींस नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है तो उसका भी आउटपुट हमारे पास 0 होनी चाहिए। जब तमाम इनपुट 0 होंगे तो उसको अगर हम आर करेंगे तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि एन पीओएस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर ओनली इफ 1 और मोर ऑफ द सम इन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ सम है तो उसमें क्या होगा कि अगर एक टर्म भी 0 के बराबर हो गया, एक टर्म भी, तो अगर एक टर्म को जो 0 टर्म होगा और उसको बाकी टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मस्त 0 के बराबर आएगा, बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो एक टर्म है वो 0 के बराबर आएगा, दूसरा टर्म हमारे पास 1 है तो 0 का आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ सम में हमारे पास रिजल्ट 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जस्ट एक टर्म उठाते हैं, हमारे पास है कि a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, तो मींस इसमें हर एक वेरिएबल का आउटपुट हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे a है तो इसको डायरेक्ट हम 0 दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट, तो अगर b को मैं 0 दूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट उसको 1 कर देगा, जिसकी वजह से आउटपुट आपके पास 1 आएगा, लेकिन हमें आउटपुट 0 चाहिए। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या दूंगा, 1 दूंगा। तो बीच को जब मैं 1 दूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट को क्या कर देगा, मींस यहाँ पे 1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर सी है तो सी को मैं डायरेक्ट 0 दे दूंगा। फिर हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट है, अगेन आउटपुट मुझे 0 चाहिए तो डी को मैं वैल्यू दूंगा 1, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास से आ जाएगा 0, 1 कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 तो अगेन 0 है, 1 कॉम्प्लीमेंट अगेन हमारे पास 0। तो तमाम इनपुट्स जब 0 होते हैं, लो होते हैं, तो आर गेट का आउटपुट भी हमारे पास क्या होगा, लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह डिफरेंट जो है एग्जांपल ले सकते हैं, मींस टर्म्स ले सकते हैं एसओपी के लिए भी और पीओएस के लिए भी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है अगर एसओपी है तो एसओपी में हमारे पास जस्ट एक टर्म का 1 होना जरूरी है, बिकॉज सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर एक टर्म भी 1 हो गया तो सम में जो है अगर एक इनपुट हाई हो जाए तो आउटपुट आपके पास हाई ही रहेगा। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर एक इनपुट भी 0 हो गया, मींस एक टर्म भी 0 हो गया, तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 3 टर्म्स है या 4 टर्म्स है, मल्टीपल टर्म्स है,
और इसका जो है हम रिजल्ट हाई होना चाहते हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट केस में जो है ईच टर्म जो है 1 के बराबर हो जाए। बाकी खैर अगर वो 0 के बराबर भी हो, लेकिन अगर एक टर्म जो है 1 के बराबर आ गया तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। लेकिन अगर हम पीओएस का केस देख लें तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम है, मींस पहले जो इसको सम किया गया उसके बाद प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होना है कि अगर हमारे पास ऑल इनपुट्स, या अगर हम देखें एक टर्म की अगर हम बात करें तो उसमें ऑल इनपुट्स 1 के बराबर होनी चाहिए, तो सॉरी 0 के बराबर होनी चाहिए, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मींस कि प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप जो है एक इनपुट मींस एक टर्म हमारे पास 0 हो गया, तो अगर आप 0 को किसी भी दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में हमारे पास आउटपुट 0 होनी चाहिए, जबकि सम ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास जो है रिजल्ट एक्सप्रेशन जो है वो एसओपी एक्सप्रेशन हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर, जबकि पीओएस एक्सप्रेशन हमारे पास 0 के बराबर होनी चाहिए। होपफुली स्टूडेंट आज की जो है लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह हम एक जनरल फॉर्म को, एक्सप्रेशन को हम किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह हम एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह पीओएस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चेक कर ली कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन क्या होगी और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीओएस एक्सप्रेशन क्या होगी। स्टूडेंट्स एक्सएम एमसीक्यूज में भी आते हैं कि हमारे पास एसओपी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा, तो एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 1 है, जबकि पीओएस स्टैंडर्ड फॉर्म का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, 0 है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।